एक खास लाल नारंगी रंग में ही क्यों चमकती हैं? या फिर जो पुरानी स्ट्रीट लाइट्स होती थीं वो हमेशा एक अजीब सी पीली रोशनी क्यों देती थीं? हाँ, और दिवाली के पटाखों में भी कोई रॉकेट हरा तो कोई लाल रंग बिखेरता है। मतलब अलग-अलग तत्व गर्म होने पर ये अलग-अलग रंग क्यों दिखाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हर परमाणु के अंदर छिपा है उसका अपना एक अनोखा फिंगरप्रिंट। और आज की इस बातचीत में हम इन्हीं फिंगरप्रिंट्स के पीछे के राज को खोलने वाले हैं। हम दो बहुत ही दिलचस्प आइडियाज को समझेंगे। एक तो है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, जो हमें एटम के अंदर की एक ज्यादा गहरी तस्वीर दिखाता है। और दूसरा है एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी वो तरीका जिससे हर एलिमेंट अपनी रोशनी की खास पहचान जाहिर करता है। तो हमारा मिशन साफ है। हम ये पता लगाएंगे कि बोर के एटॉमिक मॉडल में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसे सुधारने की जरूरत पड़ी। सोमरफील्ड ने ऐसा क्या कमाल का आइडिया दिया जिससे वो कमी पूरी हुई। और ये सारी थियरी हमारे चारों ओर दिखने वाली इन रंगीन रोशनियों से कैसे जुड़ी हुई है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बोर के एटॉमिक मॉडल से। हम सबको स्कूल से थोड़ा बहुत याद है। जी। बोर ने एक बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर पेश की थी। सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एकदम गोल सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ये आइडिया अपने आप में बहुत सफल था। हाँ, एक क्रांतिकारी आइडिया था। इसने पहली बार समझाया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं बल्कि सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं। सही कहा। लेकिन देखिए, विज्ञान की खूबसूरती यही है कि हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। अच्छा। जब वैज्ञानिकों ने और बेहतर मतलब और ज्यादा पावरफुल उपकरणों से हाइड्रोजन से निकलने वाली रोशनी को देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। मतलब बोर का मॉडल तो कहता था कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे पर कूदता है तो एक खास रंग की रोशनी निकलती है। जी। मतलब स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन दिखनी चाहिए थी। दिखनी तो एक ही लाइन चाहिए थी, पर जब उन्होंने उस एक लाइन को मान लीजिए जूम करके देखा तो पाया कि वो एक अकेली मोटी लाइन है ही नहीं। तो फिर क्या थी? वो असल में बहुत ही पास पास सटी हुई कई पतली पतली लाइनों का एक गुच्छा थी। जैसे दूर से एक मोटा धागा दिखे पर पास आने पर पता चले कि वो कई बारीक धागों से मिलकर बना है। अरे वाह! इसी घटना को फाइन स्ट्रक्चर या सूक्ष्म संरचना कहा गया। फाइन स्ट्रक्चर मतलब एक लाइन के अंदर कई और लाइनें छिपी ही थीं। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली बन गई होगी। बिल्कुल। बोर का वो सीधा साधा सोलर सिस्टम जैसा मॉडल ये कैसे समझा पाता कि एक ही एनर्जी लेवल में इतनी सारी अलग अलग लाइनें कहां से आ रही हैं? यही तो बात है, बोर का मॉडल इस फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या करने में पूरी तरह फेल हो गया। ये साफ हो गया था कि ये परमाणु की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी बोर के मॉडल में दिख रही थी। मतलब उस तस्वीर में कुछ बहुत जरूरी जानकारी छूट रही थी। जी, कुछ ऐसा था जो हमारी आंखों से ओझल था। और यहीं पर हमारे आज के हीरो आर्नल्ड सोमरफील्ड की एंट्री होती है। तो साल था 1916। जी। सोमरफील्ड ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक नया आइडिया पेश किया। उन्होंने बोर के मॉडल में ऐसा क्या बदलाव किया जिससे ये फाइन स्ट्रक्चर की पहली सुलझ गई? देखिए, सोमरफील्ड ने एक नहीं बल्कि दो बहुत ही गहरे और शानदार आइडियाज दिए। अच्छा। पहला, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ गोलाकार यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही नहीं घूमते। तो फिर वो दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में भी घूम सकते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स मतलब अंडाकार रास्ते, जैसे कि एक रेस ट्रैक होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मेन एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास घूमने के लिए अलग अलग शेप के रास्ते हो सकते हैं। कोई एकदम गोल तो कोई ज्यादा चपटा अंडाकार। एकदम सही। उन्होंने कहा कि गोलाकार ऑर्बिट तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का ही एक स्पेशल केस है, जहां वो अंडाकार रास्ता पूरी तरह से गोल हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। और दूसरा आइडिया क्या था? दूसरा आइडिया, और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया, ये था कि उन्होंने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एटम के अंदर लागू कर दिया। एक मिनट, आप कह रही कि उन्होंने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को एक छोटे से इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया? मैंने तो सुना था कि ये सब तो स्पेसशिप्स और ग्रहों जैसी बड़ी चीजों के लिए होता है। यही तो कमाल की बात है। सोमरफील्ड ने सोचा कि एक अंडाकार ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगातार बदलती रहती है। हाँ, ये तो समझ आता है। जब वो न्यूक्लियस के पास आता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और जब वो दूर जाता है तो स्पीड धीमी हो जाती है। अब आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि जब किसी चीज की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है
तो उसका द्रव्यमान यानी मास भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। सिर्फ तेज चलने से इलेक्ट्रॉन का वजन बदल जाता है। ये बदलाव कितना होता होगा? बहुत बहुत ही मामूली। लेकिन एक परमाणु के अंदर की दुनिया में इतना मामूली सा बदलाव भी एनर्जी में एक छोटा सा फर्क पैदा करने के लिए काफी होता है। अच्छा। और अलग-अलग अंडाकार ऑर्बिट्स में ये बदलाव भी अलग-अलग होता है। तो एनर्जी में ये जो छोटा छोटा सा फर्क आता है ना, यही उन अतिरिक्त बारीक स्पेक्ट्रल लाइनों यानी फाइन स्ट्रक्चर का कारण बनता है। कमाल है। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर दिख रहा था वो असल में रिलेटिविटी का असर था जो इलेक्ट्रॉन पर पड़ रहा था। इसे समझाने के लिए उन्होंने कुछ क्वांटम नंबर्स का भी इस्तेमाल किया था, है ना? हाँ, इसे गणितीय रूप देने के लिए उन्होंने 2 क्वांटम संख्याओं का इस्तेमाल किया। एक थी मुख्य क्वांटम संख्या यानी n, जो बोर के मॉडल की तरह ही ऑर्बिट का साइज बताती है। मेन एनर्जी लेवल। जी। और दूसरी थी दिग्गंशी क्वांटम संख्या, जिसे आज हम L से जानते हैं, जो ऑर्बिट के शेप को यानी वो कितनी अंडाकार है ये तय करती है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, n एक तरह से बिल्डिंग का फ्लोर नंबर है, जैसे चौथा फ्लोर या पांचवा फ्लोर। हाँ, कह सकते हैं। और L उस फ्लोर पर मौजूद अलग-अलग तरह के अपार्टमेंट्स का डिजाइन है। कोई स्टूडियो अपार्टमेंट है जो गोल है, तो कोई लंबा सा 1 BHK जो अंडाकार है। क्या ये सही तरीका इसे देखने का? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही। और हर अपार्टमेंट की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि उनका शेप अलग है और उनमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग तरह से बदलती है। और जब इलेक्ट्रॉन इन बहुत करीब की एनर्जी वाले लेवल्स के बीच कूदता है तो हमें वो फाइन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बिल्कुल। सोमरफील्ड ने इस तरह से थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच के गैप को भर दिया। ये थियरी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं अब भी उन नियॉन साइन के बारे में सोच रहा हूँ जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। क्या सोमरफील्ड का ये अंडाकार ऑर्बिट्स वाला आइडिया हमें ये समझा सकता है कि नियॉन हमेशा लाल ही क्यों चमकता है और सोडियम लैंप पीला क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें सीधे हमारे दूसरे टॉपिक एमिशन स्पेक्ट्रम पर ले जाता है। अच्छा। असल में हर तत्व का अपना एक खास रंग होना उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही नतीजा है। जब हम किसी तत्व के परमाणुओं को बाहर से एनर्जी देते हैं, जैसे नियॉन गैस से भरी ट्यूब में बिजली गुजारकर या किसी नमक को आग की लौ में रखकर, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को ज्यादा चीनी खिला दी हो और वो उछल कूद करने लगता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को सोखकर अपनी नॉर्मल स्टेबल ऑर्बिट से कूदकर किसी ऊंची एनर्जी वाली ऑर्बिट में चला जाता है। लेकिन वो वहां हमेशा तो नहीं रह सकता। नहीं, वो एक्साइटेड स्टेट बहुत अस्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन वहां हमेशा नहीं रह सकता। तो वापस अपनी जगह पर आता है। बिल्कुल। और जब वो वापस अपनी निचली ज्यादा स्टेबल ऑर्बिट में लौटता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने ली थी उसे वो बाहर फेंकता है। जी, उसे वो प्रकाश के एक कण यानी एक फोटॉन के रूप में बाहर फेंक देता है। इसी निकलने वाली रोशनी को जब हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें उस तत्व का एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। यानी अलग अलग रंगों की लाइनों का एक पैटर्न। सही। पर हर तत्व का रंग अलग क्यों है? ऐसा क्या खास है सोडियम में कि वो पीला ही चमकता है, या स्ट्रोंटियम में कि वो पटाखों में लाल रंग देता है? क्योंकि हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब उसके एनर्जी लेवल्स का ढांचा बिल्कुल यूनिक होता है। उसके एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप फिक्स्ड होता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि हर तत्व के एटम के अंदर एनर्जी की एक खास तरह की सीढ़ी बनी हुई है और हर तत्व के लिए उस सीढ़ी के डंडों की ऊंचाई अलग-अलग है। अच्छा, मतलब सोडियम के एटम में जो सीढ़ियां हैं उनकी ऊंचाई नियॉन के एटम की सीढ़ियों से अलग है। एकदम सही। इसीलिए जब सोडियम का एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊंची सीढ़ी से नीचे गिरता है तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी का फोटॉन ही निकालेगा। और एक फिक्स्ड एनर्जी का मतलब है प्रकाश की एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, यानी एक फिक्स रंग। और सोडियम के लिए वो रंग पीला है। जी, सोडियम के मामले में वो सबसे प्रमुख छलांग 579 नैनोमीटर के आसपास होती है, जो हमें पीली रोशनी के रूप में दिखती है। यही उस तत्व का एटॉमिक फिंगरप्रिंट है। एटॉमिक फिंगरप्रिंट? वाह। ये इतना यूनिक है कि हम दूर किसी तारे से आ रही रोशनी का स्पेक्ट्रम देखकर बता सकते हैं कि वो तारा किन-किन तत्वों से बना है। कमाल है। तो हर तत्व का अपना एक लाइट सिग्नेचर होता है, एक तरह का बारकोड। तो जो नीले या हरे रंग के साइन बोर्ड होते हैं उनमें नियॉन नहीं होता? नहीं, उनमें आर्गन या क्रिप्टन जैसी दूसरी नोबल गैसों का इस्तेमाल होता है,
क्योंकि उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर से निकलने वाली रोशनी नीले या हरे स्पेक्ट्रम में पड़ती है। हर गैस का अपना अनूठा रंग। अपना अनूठा स्पेक्ट्रम। तो अब इन दोनों आइडियाज को जोड़ते हैं। सोमरफील्ड की अंडाकार कक्षाएं, फाइन स्ट्रक्चर और तत्वों की ये अनोखे रंगीन फिंगरप्रिंट, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? इन्हें जोड़ने वाली कड़ी फाइन स्ट्रक्चर ही है। एमिशन स्पेक्ट्रम हमें रंगों की मोटी मोटी लाइनें दिखाता है, जैसे सोडियम की पीली लाइन। हाँ, लेकिन सोमरफील्ड का मॉडल हमें उस पीली लाइन के अंदर की कहानी बताता है। वो हमें समझाता है कि एक ही मेन एनर्जी लेवल यानी N के अंदर भी अलग अलग शेप के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की वजह से एनर्जी के कई छोटे छोटे सब लेवल्स होते हैं। मतलब ये हमें जूम इन करके दिखाता है। बोर ने हमें दूर से शहर दिखाए और सोमरफील्ड ने हमें टेलीस्कोप देकर उन शहरों के अंदर की गलियां और मोहल्ले दिखाए। क्या शानदार तरीके से समझाया है। और उन्हीं बारीक गलियों के बीच की छलांगों से वो फाइन स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल यही बात है। सोमरफील्ड का मॉडल हमें ये समझाता है कि जिसे हम एक रंग समझ रहे हैं वो असल में बहुत करीब के कई रंगों का एक मिश्रण हो सकता है। इसने स्पेक्ट्रम की उन बारीक डिटेल्स के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। तो क्या सोमरफील्ड का मॉडल एकदम परफेक्ट था? क्या उसने परमाणु की सारी गुत्थियां सुलझा दी थी? मुझे लग रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप बिल्कुल सही हैं। ये एक बहुत ही जरूरी और शानदार कदम था, लेकिन ये मंजिल नहीं थी। अच्छा। इसकी भी अपनी कुछ बड़ी सीमाएं थीं। सबसे पहली और बड़ी सीमा ये थी कि ये मॉडल भी बोर के मॉडल की तरह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स को ही ठीक से समझा सका। जैसे हाइड्रोजन या हीलियम आयन। जी, जब बात कई इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं की आई तो ये मॉडल लड़खड़ा गया। और क्या कमियां थी? दूसरी बड़ी कमी थी ज़ीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। जब किसी तत्व को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइनें और भी ज्यादा बारीक रेखाओं में बट जाती हैं। इसे ज़ीमान प्रभाव कहते हैं। हाँ, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर भी लाइनें बट जाती हैं, जिसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। सोमरफील्ड का मॉडल ये बिल्कुल नहीं समझा पाया कि ऐसा क्यों होता है। और एक और बुनियादी समस्या थी, है ना? आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से। हाँ, और शायद ये सबसे बड़ी वैचारिक समस्या थी। सोमरफील्ड का मॉडल चाहे ऑर्बिट गोल हो या अंडाकार, वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक निश्चित तयशुदा रास्ता बताता है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ठीक यहाँ है और इस रास्ते पर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन 1927 में आए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत ने इस विचार की जड़ें ही हिला दी। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत जो कहता है कि हम एक ही समय में किसी कण की सटीक पोजीशन और उसकी सटीक गति दोनों को एक साथ नहीं जान सकते। जी, तो फिर एक तय रास्ते या ऑर्बिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, एक निश्चित ऑर्बिट का विचार ही क्वांटम मैकेनिक्स की नई दुनिया में संभव नहीं था। तो ये साफ हो गया कि हमें एटम को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। तो आज हमने विज्ञान के विकास का एक बेहतरीन सफर देखा। बोर के मॉडल ने एक साफ सुथरी शुरुआत की, लेकिन स्पेक्ट्रम में छिपे फाइन स्ट्रक्चर ने दिखाया कि तस्वीर अधूरी है। फिर सोमरफील्ड ने इलिप्टिकल ऑर्बिट्स और रिलेटिविटी के शानदार आइडियाज को जोड़कर उस फाइन स्ट्रक्चर की गुत्थी सुलझाई। और साथ ही हमने ये भी जाना कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे हर तत्व को एक अनूठा लाइट सिग्नेचर या एटॉमिक फिंगरप्रिंट देता है, जिसे हम अपनी लैब से लेकर दूर के सितारों तक की पहचान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई में शानदार है कि कैसे परमाणु के भीतर होने वाली छोटी छोटी छलांगों का असर हमें इतने बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। तो सोमरफील्ड का मॉडल क्लासिकल फिजिक्स, जहां चीजों का एक तय रास्ता होता है, और नई क्वांटम दुनिया, जहां सब कुछ संभावनाओं पर आधारित है, के बीच एक शानदार पुल की तरह था। बिल्कुल, वो एक ऐसा पुल था जिसने हमें सही दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सीमाएं जैसे ज़ीमान प्रभाव को न समझा पाना हमें एक और भी गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन परिभाषित कक्षाओं में घूमने वाला एक छोटा सा कण है ही नहीं? क्या होगा अगर उसकी असल प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा तरंग जैसी हो? और इसी सवाल के जवाब ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी युग का दरवाजा खोला।